26 जुलाई 1992 इब्राहिम पारकर, दाऊद का जीजा, इसको अरुण गवली के 4 शूटर जिसमें कि शैलेश, बिपिन शेरे और राजू और चौथा संतोष पाटिल, ये मुंबई के नागपाड़ा में इब्राहिम को घेर कर गोलियों से छलनी कर देते हैं, उसे मौत के घाट उतार देते हैं। और इसको बताया जाता है कि ये बदला है अरुण गवली के भाई अप्पा गवली की मौत का। अब क्योंकि दाऊद के परिवार पर हाथ डाला गया था तो दाऊद भी शांत रहने वाला नहीं था, लेकिन कुछ समय बीत जाता है कि उसको इन शूटर्स का पता नहीं लगता, इनके ठिकानों का पता नहीं लगता और वो बेचैन हो जाता है। लेकिन इसी बीच विपिन शेरे और शैलेश एक दिन दाऊद के इलाके में घूमते हैं, जहां उसको लोग पहचान लेते हैं और इनकी जमकर धुनाई करते हैं। अब इनकी अधमरी हालत में इन्हें जेजे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। अब अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई गैंगस्टर या कोई शूटर हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो उसकी सुरक्षा के लिए या फिर ये कहें कि किसी घटना को अंजाम ना दिया जाए, उसके लिए वहाँ पुलिस की तैनाती की जाती है। अब इसकी सूचना दाऊद को भी लगती है। अब ये सूचना वो होती है जो जेजे हॉस्पिटल कांड की स्क्रिप्ट लिखती है। अब ये स्क्रिप्ट लिखने के बाद हॉस्पिटल की रैकी की जाती है, वहाँ सारी चीज़ों का पता लगाया जाता है कि कौन सा शूटर किस कमरे में है और कौन सा किस कमरे में। इसमें पता लगता है कि विपिन शेरे पहली मंजिल के वार्ड नंबर 3 में है, जहाँ और मरीज भी हैं, और जो शैलेश है वो तीसरी मंजिल पर है। अब इस रेकी के दौरान एक चीज़ और सामने आती है कि जो विपिन शेरे का कमरा है उसके ठीक सामने एक पेड़ है और स्क्रिप्ट में लिखा जाता है कि विपिन शेरे को इस पेड़ से गोली मारी जाएगी, साथ ही जो शैलेश का वार्ड है वहाँ पर कुछ बंदे जाकर उसको गोलियों से भून देंगे। लेकिन होता क्या है, जब इस पूरे कांड को अंजाम देने वाला दिन होता है तो 4-5 शूटर अपने गैंग के साथ, जैसे जिनमें सुभाष ठाकुर, ब्रजेश सिंह, सोत्या और सलीम कुत्ता, ये सभी मौके पर जाते हैं। और जैसे ही पेड़ पर चढ़ने की, विपिन शेरे को गोली मारने की बात सामने आती है तो जो खिड़की से विपिन शेरे का कमरा दिखता है उसमें एक मरीज पर्दे ढक देता है। ठंडी हवा के कारण उसे हवा से दिक्कत होती है, तो विपिन शेरे का प्रोग्राम उनका कैंसिल हो जाता है। तो फिर वो सोचते हैं कि जब ऊपर से ऑर्डर आया है तो आज किसी भी हालत में इन दोनों को खत्म करके ही जाना है। तो ये फिर दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा स्क्रिप्ट में फेरबदल करते हैं और रात के करीब 3-3:30 बजे सभी के सभी डॉक्टर के भेष में हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होते हैं और सीधे जाते हैं शैलेश के कमरे यानी कि मंजिल 3 पर। अब वहाँ ये पहला ऐसा कांड था जिसमें मुंबई अंडरवर्ल्ड में AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। अब जेजे हॉस्पिटल में अंधाधुंध गोलियां चलती हैं शैलेश के कमरे में, उसके वार्ड में, और करीब 500 राउंड गोलियां चलने के बाद हर तरफ धुआं ही धुआं और मरीजों की चीख निकल जाती है। अब ये वो कांड था जिसके बाद अरुण गवली का गैंग एक तरीके से मानो टूट गया हो। अब बड़ा सवाल ये कि ये स्क्रिप्ट लिखने वाला था कौन। इसमें 2 आदमी मेन थे, पहला सुनील सावंत उर्फ सोत्या और दूसरा छोटा शकील। हालांकि ये भी बात सामने आई है कि कुछ इन दोनों से पहले ये काम छोटा राजन को दिया गया था, जिसके चलते उसने सिर्फ आश्वासन दिया लेकिन इस काम को अंजाम नहीं पहुंचा सका, जिसके बाद ये दोनों की ये सारी इस कांड की प्लानिंग छोटा शकील और सुनील सावंत को दी गई। लेकिन आज की जो हमारी स्टोरी है वो इस सुनील सावंत उर्फ सोत्या की है कि कैसे ये एक आम आदमी से डी कंपनी की किलिंग मशीन बन गया। नमस्कार, मेरा नाम आकाश देशवाल, स्वागत करता हूं आपका क्राइम पेट्रोल के एक नए एपिसोड में। और आज की कहानी बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको क्राइम की स्टोरी देखना पसंद है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम आप लोगों के लिए दिलचस्प स्टोरियाँ लाते रहते हैं। अब बिना किसी देरी के स्टोरी की शुरुआत करते हैं। और आज स्टोरी जिसकी है वो है सुनील सावंत उर्फ सोत्या। एक दिखने में सीधा साधा लड़का, लेकिन देखते ही देखते मुंबई अंडरवर्ल्ड की किलिंग मशीन बन जाता है और दाऊद का खास हो जाता है। एक समय ऐसा भी आता है कि छोटा राजन इसके सामने बोना नजर आता है और दाऊद के सामने सबसे पहला नाम अगर किसी का होता है तो सुनील सावंत का। सुनील सावंत वैसे तो कोंकण के सिंधुदुर्ग का रहने वाला था, लेकिन काम की तलाश में उसके पिता उसे मुंबई ले आए। शुरुआती दिनों में मुंबई में जहां वे रहते थे वहां एरिया थोड़ा ऐसा हुआ करता था कि जहां लड़ाई झगड़े ज़्यादा होना और एक दारू का ठेका घर के पास, तो वहां तो अक्सर लड़ाइयों के नज़ारे देखने को मिलते थे। पिता दत्ताराम ने टिकट चेकिंग की नौकरी पकड़ ली और बेटा सुनील स्कूल जाने लगा।
लेकिन समय के साथ सुनील का मन स्कूल में नहीं टिका। मोहल्ले में ठेका और उस ठेके पर होती लड़ाइयों के बीच सुनील बड़ा हो रहा था और उसके मन में भी अंडरवर्ल्ड के ख्याल आने शुरू हो गए थे। इसी बीच उसके संबंध उन लड़कों से भी होते हैं जो छोटे मोटे गैंग के लिए काम करते थे। इसी दौरान उसका झगड़ा वहीं के एक छोटे गैंगस्टर से हो जाता है, जिसमें वो उस गैंगस्टर को चाकू मारकर मौत के घाट उतार देता है। अब पहली बार जब सुनील जेल गया तो उसकी उम्र करीब 18 के आसपास होगी। अब उसे आर्थर रोड जेल भेज दिया गया। अब उसका कमरा ऐसी जगह था कि बराबर में टॉयलेट था जहां जो सब इस्तेमाल किया करते थे, और उसके बिल्कुल बराबर वाली उसकी जेल थी। तो अक्सर वहाँ ज़्यादातर बदबू आती थी। तो या एक तरीके से कहीं उसे दो दो सजाएं मिल रही थी कि एक तो वो जेल में है, दूसरा वो बदबू में है। अब आपको बता दूं कि अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई नया लड़का जेल में जाता है तो उसकी रैगिंग की जाती है, और ये रैगिंग स्कूल में होने वाली, कॉलेजों में होने वाली रैगिंग से कहीं ज़्यादा अलग होती है। इसका लेवल अलग होता है क्योंकि वो अपराधी है और उसकी रैगिंग लेने वाले भी वहाँ के बड़े अपराधी होते हैं। अब अक्सर इस रैगिंग के बाद लोगों के मन में ख्याल आता है कि वो बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं तो क्यों ना सुधरा जाए। लेकिन सुनील इस रैगिंग के बाद और ज़्यादा कठोर हो गया और वो कहीं ना कहीं ये सोचने लगा कि जेल से बाहर निकलने के बाद इन सभी से बदला किस तरीके से लिया जाए। हालांकि जेल में उसे पठान गैंग के कुछ लोग भी मिलते हैं जो उसकी मदद करते हैं, और जब वो जेल से बाहर आता है तो वो इस कसम में लग जाता है कि उसे किस तरीके का डॉन बनना है, वो किस रास्ते पर निकले। अब इसी बीच वो उसके सामने एक गैंग होता है करीम लाला का। अब वो देखता है कि करीम लाला किस तरीके से काम करता है, उसका काम करने का तरीका क्या है, वो लोगों से बात किस तरीके से करता है। तो वो इसके लिए करीब ऐसा बताया जाता है कि 1-1.5 साल तक उसके ऑफिस के बाहर, कभी उसके ऑफिस के अंदर वहाँ पर रहने लगा था, करीम लाला के तौर तरीके सीखने लगा था। लेकिन अब जैसे 1-1.5 साल उसको हो गया, वहाँ रहने लगा, उन लोगों की बातचीत को एब्जॉर्व करने लगा, तो उससे वहाँ के लोग जानने लगे। और एक दिन एक ने पूछ भी लिया कि तुम यहाँ आए क्यों हो। तब सुनील बोलता है कि उसे एक डॉन बनना है और वो करीम लाला का बहुत बड़ा फैन है। लेकिन तभी करीम लाला की तरफ से ये बताया जाता है कि उसका किसी भी गैंग से कोई दुश्मनी नहीं है, और जो दुश्मनी उसकी दाऊद के गैंग से थी वो बैठकर उनका मनमुटाव दूर हो गया है, उनमें सुलह हो गई है, तो तुम हमारे किसी काम नहीं आ सकते। तो उसने अपने आप को इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया। उसने बताया कि अगर आप चाहें तो या तो आप दाऊद से बात कर लें कि आप उनके गैंग के लिए मैं कुछ काम आ जाऊं तो आप मुझे बता सकते हैं। अब इतना कह के वो बाहर निकलता है, लेकिन अब क्योंकि उसे तलाश थी किसी के गैंग में जाने की, तो वो कुछ समय के लिए अरुण गवली के गैंग में भी जुड़ता है। अब अरुण गवली के गैंग में वो तब तक जुड़ा रहता है जब तक उसके एक साथी कुलकर्णी की मौत नहीं हो जाती। कुलकर्णी की मौत होने के बाद उसे थोड़ा झटका लगता है क्योंकि वो उसका खास था, तो वो अरुण गवली के गैंग से किनारा कर लेता है। लेकिन तभी उसे दाऊद की तरफ से एक काम मिलता है। अब क्या है इसकी स्टोरी, आप बने रहिए हमारे साथ।